दोस्तों इतिहास का एक ऐसा महान और शक्तिशाली योद्धा जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा। 10 साल की छोटी सी उम्र में उसने एक जंगली घोड़े ब्यूसीफलस को काबू में कर लिया। 19 साल की उम्र में जब वो राजगद्दी पर बैठता है तो उसने पूरे मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप को अपने झंडे के नीचे खड़ा कर लिया। अपनी जवानी के दिनों में उसने पर्शिया के राजा डेरिस III को उसी के घर में धूल चटा दी, पर फिर भी वो भारत की सीमा से वापस लौट गया। ये एक ऐसा महान योद्धा था जिसकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं और इस महान योद्धा का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर सिकंदर महान। दोस्तों इतिहास का एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे द ग्रेट की उपाधि मिली है। तो दोस्तों आज के स्पेशल एपिसोड में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में ही जानेंगे कि कैसे वो दुनिया का महानतम शासक बना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम है रोलिंग, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। They say we were the greatest fighting force ever known to man. Greater even than the expedition to Troy. But how can I say it? How can I tell you what it was like to be young, to dream big dreams, to believe when Alexander looked you in the eye you could do anything. अब दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में करीब 2,500 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब मैसेडोनिया एक आम सी रियासत थी जिस पर किंग फिलिप II का राज था। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी सारी रियासत मौजूद थी जिसमें थीबिस और एथेंस मेन थे और वो बाकी जितनी भी रियासत थे उन्हें जंगली मानते थे। अब दोस्तों समय आया 490 BCE, जब पर्शिया के राजा डेरिस ने ग्रीस के ऊपर हमला कर दिया। हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया और सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब दोस्तों एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने ग्रीक्स के मन में पर्शियन के प्रति काफी ज्यादा नफरत भर दी थी और वो किसी भी तरह से पर्शियन से अपना बदला लेना चाहते थे। पर दोस्तों कोई मजाक की बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर पर्शियन एम्पायर काफी ज्यादा विशाल था और उसके सामने ग्रीस की कोई भी औकात नहीं थी। और मान लो अगर ग्रीक लोग जो अगर पर्शियन के ऊपर हमला कर भी देते तो हो सकता है जो पर्शियन एम्पायर वही पूरी तरह से कुचल कर रख देता। दोस्तों अब आया साल 356 BCE, जब 20-21 जुलाई की रात को मैसेडोनिया के एक शहर पेला में एक छोटे बच्चे का जन्म होता है। पर वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, बल्कि वो था भगवान ज्यूस का बेटा अलेक्जेंडर। दोस्तों जब अलेक्जेंडर पैदा हुआ तो शहर के सभी लोग उसे भगवान ज्यूस का बेटा मानने लगे थे और इसमें उनका पूरा सच अलेक्जेंडर की मां ओलंपियस ने भी दिया। दोस्तों इसके अलावा अलेक्जेंडर के फादर फिलिप II ने भी उसका अच्छी तरह से पालन पोषण किया और उसे इस टाइम के महान स्कॉलर एरिस्टोटल से शिक्षा दिलवाई थी। दोस्तों अलेक्जेंडर को एरिस्टोटल ने केवल 3 साल की शिक्षा के दौरान ही सब्र, खुले विचार, शांति और कूटनीति का अद्भुत ज्ञान दे दिया, जिसने अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट बना दिया। और इसकी सबसे पहली झलक हमें जब मिली तब 10 साल के अलेक्जेंडर ने एक जंगली घोड़े ब्यूसीफलस को काबू में कर लिया। Bucephalus. That's what I'll call you. Strong and stubborn. Bucephalus and Alexander. इसके बाद अब तक जो अलेक्जेंडर था वो 18 साल का हो चुका था और उसने चेरेनिया के युद्ध में हिस्सा लेकर थीबिस और एथेंस की जो संयुक्त सेना थी उसको पूरी तरह से धूल चढ़ा दी थी। अब दोस्तों इस जीत ने अलेक्जेंडर को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर दिया था और उसने प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे ग्रीस को एक कर दिया जाए, ताकि जब उसे इनकी जरूरत पड़े तो कोई भी उसे मना न कर सके। अब वो इसके बाद अपने प्लान पर लग गया और उसने कुछ ही सालों के बाद पूरे ग्रीस को एक कर दिया था। पर दोस्तों अगर बात करें अलेक्जेंडर की तो उसके मन में पर्शियंस के प्रति काफी नफरत थी, क्योंकि वो भी किसी भी तरह से पर्शियंस को मिटाना चाहता था। अब एक बार की बात है जब अलेक्जेंडर पर्शिया के साउथ में मार्च कर रहा था, तभी वहाँ पर एक पर्शियन टुकड़ी आती है जो कि उसकी आर्मी से करीब 2.5 गुना बड़ी थी। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर ने अपना दिमाग लगाया और जो ये पर्शियन टुकड़ी थी उसको पूरी तरह से खाक में मिला दिया। अब ये जीत अलेक्जेंडर के लिए काफी ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि इसके बाद उसे इजिप्ट, सीरिया और पर्शिया का काफी बड़ा हिस्सा मिल चुका था। पर जो अलेक्जेंडर था वो यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि उसे अभी और आगे बढ़ना था। अब दोस्तों अगर बात करें तो अलेक्जेंडर थी उसने जहाँ पर भी कब्जा किया था उसने वहाँ पर कभी भी ग्रीक कल्चर को लागू करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत और यूरोप में करने की कोशिश की थी। दोस्तों अगर अब बात की जाए अलेक्जेंडर की तो अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, जो कि था पूरे पर्शियन एम्पायर का खात्मा। तो इसी का बदला लेने के लिए उसने एक दिन पर्शिया के ऊपर हमला कर दिया। इस टाइम पर अलेक्जेंडर के पास केवल 50,000 सैनिक मौजूद थे और अगर बात की जाए पर्शियन एम्पायर की तो उनके पास करीब 1.5 लाख की सेना थी, जो कि सिकंदर की आर्मी से करीब 3 गुना बड़ी थी। पर फिर भी जो डेरिस था वो अलेक्जेंडर से डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था जो अलेक्जेंडर वो काफी ज्यादा शार्प माइंडेड है और कभी भी युद्ध का पासा पलट सकता है। अब दोस्तों ये दोनों ही सेना वो आगे माला में आमने सामने खड़ी थी और जो डेरिस III की सेना थी उसने पहले हमला करके अलेक्जेंडर के साथ युद्ध का शंखनाद कर दिया था। पर दोस्तों डेरिस III ने पहले से अपनी आर्मी को कह रखा था कि तुम्हें काफी केयरफुली लड़ना है, क्योंकि उसको पता था कि उसके सामने कोई छोटा मोटा राजा नहीं बल्कि खुद अलेक्जेंडर खड़ा है, जो कि कभी भी युद्ध का पासा पलट सकता है। अब दोस्तों जैसे ही इस बात का पता अलेक्जेंडर को चला कि जो उसकी आर्मी काफी बड़ी है उसको डायरेक्ट हराना इम्पॉसिबल हो सकता है, तो उसने अपने यहाँ पर मास्टर कार्ड खेला। उसने अपनी आर्मी को पीछे हटने को कहा, जिससे जो डेरिस III था उसको लगा कि शायद उसकी आर्मी वॉर जीत रही है और उसने अपनी आर्मी को वॉर ऑफ सेंटर में भेज दिया, जिस गलती का इंतजार अलेक्जेंडर द ग्रेट को था, क्योंकि यही से युद्ध का पासा पलटने वाला था। अब दोस्तों जो डेरिस III की सेना थी
वो जैसे ही वॉर ऑफ सेंटर में आए, अलेक्जेंडर की सेना ने उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया और जो डेरिस 3 था वही सिनेरियो देखकर मैदान छोड़कर भागने लगा, पर उसकी आर्मी के कमांडर ने ही उसकी हत्या कर दी। अब जब इस बात का पता अलेक्जेंडर को चला कि उसके कमांडर ने डेरिस 3 की हत्या कर दिया, तो उसने उस कमांडर को मौत के घाट उतार दिया और पूरे रस्मों रिवाजों के साथ डेरिस 3 को दफना दिया था। अब दोस्तों आप इस जंग को एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि डेरिस 3 मर चुका था और जो पूरा पर्शियन एम्पायर था वो इतिहास की किताबों में दफन हो चुका था और एशिया का नया मास्टर बना अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब दोस्तों जो अलेक्जेंडर था उसने ग्वाटेमाला की जीत के बाद जितने भी आम लोग थे उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए ताकि वो इन लोगों के साथ घुल मिल सके। उसने वहाँ की जितनी भी धन संपदा थी उसे आम लोगों और सैनिकों के बीच में बांट दिया। उसने जो डेरिस 3 की बेटी उसके साथ शादी कर ली, जिससे जो पर्शियन लोग थे अब उसके वफादार बन चुके थे। उसने कहीं भी ग्रीक कल्चर को लागू नहीं किया ताकि जितने भी वहाँ के लोग अपने धर्म के साथ अपनी जो वफादारी है उसको रख सके और जो उनकी रिलीजियस फ्रीडम्स है उनको वापस देता रहा। अब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हमें तो अपने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी था पानी कम था। और अब ऐसा ही कुछ अलेक्जेंडर के साथ भी होने वाला था, क्योंकि उसके कुछ कमांडर उसके खिलाफ बगावत करने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी और काइंड नेचर से जलने लगी थी। पर दोस्तों जो अलेक्जेंडर था उसने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रखी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके कुछ कमांडर उसके खिलाफ बगावत करने वाले हैं, तो उसने उन सभी गद्दार को मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसी ही सेम सिचुएशन इंडिया में भी थी, पर यहाँ के जो राजा थे यानी कि जो हमारे भारतीय राजा थे उन्होंने अपने दुश्मनों के ऊपर भरोसा कर लिया और नदी दादा आपके सामने है। अब तक मैसेडोनिया काफी बड़ा हो चुका था और उसका अगला टारगेट था इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब तक सिकंदर हर उस हिस्से को जीत चुका था जिसके बारे में उसने कभी सुना था, जिसमें ग्रीस, पर्शिया, इजिप्ट, सीरिया, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और आज का इंडिया शामिल है। अब जो अलेक्जेंडर था वो अपनी ग्रैंड आर्मी को लेकर भारत की तरफ बढ़ चला था, जिसमें उसके काफी सारे बेहतरीन सैनिक मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों उसने हिंदुकुश पर्वत को पार कर लिया था और वो 330 BC में खैबर दर्रा के रास्ते आज के पाकिस्तान पहुंचा था। अब दोस्तों उस टाइम पर जो झेलम नदी थी वहाँ पर 2 राजाओं का राज था, जिसमें एक थे राजा पोरस और दूसरे थे राजा अम्बी, और ये दोनों ही राजा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। और दोस्तों जो राजा अम्बी थे उन्होंने पोरस को हराने के लिए अलेक्जेंडर के साथ हाथ मिला लिया था। अब दोस्तों जो अलेक्जेंडर उसकी खास बात थी कि वो जब भी किसी से युद्ध करता था वो पहले सामने वाले राजा को एक खत भेजता था जिसमें लिखा होता था क्या तो आप मेरे सामने सरेंडर कर दो और मेरे नाम से अपने राज्य में शासन चलाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब उसने यही खत राजा पोरस को भेजा और जो राजा पोरस थे उन्होंने उसको युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया। यानी कि दोस्तों ये अलेक्जेंडर के लिए काफी बड़ी इंसल्ट थी, क्योंकि एक छोटे से राजा ने उसकी ग्रैंड आर्मी को चुनौती दे दी थी। अब जो अलेक्जेंडर था अपनी बेहतरीन सेना को लेकर झेलम नदी के किनारे पहुंच चुका था और उसके सामने पोरस की आर्मी भी खड़ी थी और ये दोनों ही सेना एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब दूसरा यहाँ पर जो सिकंदर था उसने फिर से अपनी चाल चल दी। उसने अपने सेनापति सेल्यूकस को कहा कि तुम अपनी टुकड़ी के साथ यहीं पर रहो और बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करते रहो, जिससे जो राजा पोरस है उनको लगेगा अभी हम यहीं पर है और मैं नदी के उस हिस्से पर जाता हूँ जहाँ पर भाव थोड़ा कम है, ताकि मैं वहाँ से अपनी सेना के साथ नदी को क्रॉस कर सकूँ। अब दोस्तों जो सेल्यूकस था उसने भी ऐसा ही किया, वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करने लगा, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। दोस्तों इस टाइम में जो सिकंदर था उसके पास करीब 50,000 पैदल सैनिक और 5,000 घुड़सवारों की एक बेहतरीन टुकड़ी भी थी। साथ ही उसके पास एक हाईली ट्रेन्ड फ्लैक्स आर्मी भी थी जो कि 6 मीटर लंबे भालों को यूज करती थी। और अगर बात करी जाए राजा पोरस की तो उनके पास 30,000 पैदल सैनिक, 3,000 घुड़सवार, 150 रथ और 150 हाईली ट्रेन्ड हाथी भी मौजूद थे, जो कि उनके लिए कभी भी तैयार थे। अब दोस्तों इस टाइम पर मानसून आने वाला था और जो अलेक्जेंडर था जो झेलम नदी को क्रॉस कर रहा था, तब ये बात राजा पोरस को पता चल गई और उन्होंने उसे रोकने के लिए वहां पर 2,000 घुड़सवार और 100 रथों की टुकड़ी को भेजा। पर दोस्तों कोई मजाक की बात नहीं थी कि इतनी बड़ी सेना को केवल 2,000 घुड़सवार सैनिक ही रोक सकेंगे। अब सुबह की हल्की बूंदाबांदी के साथ ही जो राजा पोरस की टुकड़ी थी उसका सामने अलेक्जेंडर की ग्रैंड आर्मी से होता है और केवल कुछ घंटों की बैटल के बाद ही जो राजा पोरस की टुकड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए। इस युद्ध में राजा पोरस के 2 बड़े बेटे अजय और विक्रम भी मारे जाते हैं। जब इस बात का पता राजा पोरस को चला तो उनकी सेना में डर का माहौल था और सभी के अलेक्जेंडर के नाम से पैर कांपने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता आखिर वो अलेक्जेंडर का सामना करेंगे कैसे। अब दोस्तों जो राजा पोरस थे उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, उन्होंने साहस भरा और दोबारा अपनी सेना को लेकर अलेक्जेंडर के सामने खड़े थे। अब दोस्तों जो अलेक्जेंडर था उसकी सेना में बीच में पैदल सैनिक और बाकी दोनों साइडों में जो घुड़सवार सैनिक थे वो मौजूद थे। और अगर बात करें राजा पोरस की तो उनकी सेना में सबसे आगे गज सेना थी, यानी कि जो हाथियों की सेना थी उसके पीछे पैदल सैनिक, घुड़सवार और रथों की टुकड़ी थी। अलेक्जेंडर ने ग्रीस से निकलने के बाद ही पर्शियन एम्पायर, फारस, तुर्कों और यहाँ तक कि अफगानों तक को भी धूल चढ़ा दी थी और इस बात का पता पोरस को भी था और वो जानते थे कि वो किसी भी तरह से राजा अलेक्जेंडर से जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी सेना में तो पहले से काफी ज्यादा डर था और साथ ही उसकी सेना थी वो काफी ज्यादा हतोत्साहित हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सामना अलेक्जेंडर से है जो कि कोई छोटा मोटा राजा नहीं है। आखिरकार अब इस युद्ध की शुरुआत होती है जिसका नाम था द बैटल ऑफ आइडाफस। ये युद्ध शुरुआत से काफी भयानक हो चुका था, क्योंकि अलेक्जेंडर की ग्रैंड आर्मी ने तीरों की बौछार के साथ युद्ध का शंखनाद कर दिया था। अब जो अलेक्जेंडर की सेना थी उसने राजा पोरस की घुड़सवार सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया और जो राजा पोरस की गज सेना थी यानी कि जो हाथियों की सेना थी उसने अलेक्जेंडर की पैदल सेना को निशाना बनाया और उन्हें बुरी तरह से रोकना शुरू कर दिया।
अब दोस्तों युद्ध काफी ज्यादा भयानक हो चुका था और हाथियों के डर के कारण जो सिकंदर की सेना थी वो पीछे हटने लगी और ये मंजर देखकर जो सिकंदर था वो खुद भी युद्ध में कूद पड़ा। अभी युद्ध का वो चरण आ चुका था जब अलेक्जेंडर और राजा पोरस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए और जो राजा पोरस उन्होंने एक भाला सिकंदर की तरफ फेंका जो कि सीधा उसके प्यारे घोड़े ब्यूटीफुल को जा लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके अलावा जो अलेक्जेंडर था खुद भी नीचे गिर पड़ा और ये सीन उसकी सेना ने पहली बार देखा था। उसके जो अंगरक्षक थे उसे युद्ध से दूर ले गए और दोबारा उसको उपचार करने लगे। पर अब दोस्तों यहाँ पर पासा पूरी तरह से पलटने वाला था क्योंकि जो अलेक्जेंडर था उसने अपनी फ्लैक्स आर्मी को युद्ध में उतार दिया जो कि 6 मीटर लंबे बालों से हाथियों की सूंड और आंखों पर वार करने लगती है। जो हाथी थे वो दर्द के मार अपनी सेना को कुचलना शुरू कर देते हैं और जो राजा पोरस की सेना थी वो वापस पीछे भागने लगती है ताकि अपनी जान बचा सके। पर दोस्तों जो जान बचाना था पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था कि जो सेल्यूकस था उसने भी नदी को पार कर लिया था और वो भी पीछे से आने वाला था। अब दोस्तों जैसे ही राजा पोरस की सेना पीछे भागने लगती है सेल्यूकस ने उन्हें 400 से घेर लिया और जो राजा पोरस से उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो युद्ध था पूरी से खत्म हो चुका था और जो अलेक्जेंडर था बैटल ऑफ हाइडाफस यानी कि जो ये युद्ध था उसको जीत चुका था। अब दोस्तों इस चीज में राजा पोरस के कई बेटे, कई काबिल सेनापति, हजारों सिपाही और इसके अलावा हजारों हाथी घोड़े भी मारे गए थे और एक तरह से देखा तो राजा पोरस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। दोस्तों जो सिकंदर था वो युद्ध जीत चुका था और उसने राजा पोरस से पूछा, बताओ राजा पोरस तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस ने बिना डरे हुए जवाब दिया कि अलेक्जेंडर तुम मेरे साथ वही करो जो एक जीता हुआ राजा अपने हारे हुए राजा के साथ करता है। और राजा पोरस का वीरतापूर्ण जवाब सुनकर जो अलेक्जेंडर था काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। अलेक्जेंडर ने राजा पोरस की इस वीरता को देखकर उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, साथ ही उन्हें भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसके बाद उसने अपने प्यारे घोड़े की याद में एक शहर बीसीफिला बिछाया, जिसके बाद वो वापस मैसेडोनिया की तरफ निकलने वाला था। अब जून 323 बीसी में अलेक्जेंडर बेबीलोनिया पहुंचे जहां पर 10 दिनों के तेज बुखार के बाद एक महान विश्वविजेता सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हो गई। उनके शरीर को पूरे रस्म और रिवाजों के साथ शहद में लपेटकर ताबूत के साथ दफना दिया गया। पर यह महान सम्राट ऐसे ही हार मानने वाला नहीं था क्योंकि काफी सारी स्टडीज बताती है कि दफनाने के 21 दिनों बाद तक भी अलेक्जेंडर जिंदा थे, बस उनके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई थी। उस टाइम पर मेडिकल इतना एडवांस नहीं था तो उन्होंने उनकी हार्ट बीट को चेक नहीं किया, बल्कि उन्हें वक्त से पहले ही जिंदा दफना दिया गया। शायद उन्हें कोई स्ट्रोक आया होगा जिसके कारण उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, उनके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई, सांस लेना काफी कम कर दिया और जो पुतलों का साइज वो भी काफी बड़ा हो गया। अगर वो उस टाइम उनकी हार्ट बीट चेक कर दे तो शायद अलेक्जेंडर बच जाते और वो काफी लंबे समय तक रूल करते। अभी एक बड़ी दुखदायी मृत्यु थी एक महान विश्वविजेता सम्राट के लिए जिसने कभी पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा था। हाँ, बेबीलोन तो है ही और मैं जितने ही मुल्कों से गुजरता हूँ मेरे हर ख्वाब से उतना ही दूर होता जाता हूँ। शायद ये सिलसिला मरने तक चले, फिर भी मैं इसी ख्वाब की तलाश में आगे तक बढ़ता ही जाता हूँ। कहाँ है घर? दोस्तों इतनी छोटी सी उम्र में जो कुछ भी अलेक्जेंडर ने हासिल किया था वो काम सच में काबिल तारीफ है। ये अलेक्जेंडर का एक कमाल है कि जो ग्रीक कल्चर उसका इन्फ्लुएंस हर एक संस्कृति में देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर के कारण जो साउथ एशिया उसका कनेक्शन यूरोप से हो पाया था, जिसके कारण इन दोनों के बीच में ट्रेड एस्टेब्लिश हो पाया। आज पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा सिटीज के नाम अलेक्जेंडर के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर को खुद उन्होंने ही बसाया था। इसके अलावा उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स को आज भी पूरी दुनिया के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अलेक्जेंडर उन चंद लोगों में से एक है जिनका वर्णन हर एक कल्चर हर एक भाषाओं में देखने को मिलता है। अब मैं आपको अलेक्जेंडर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनमें से आपको कितनी के बारे में पता था मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, अलेक्जेंडर दुनिया का इकलौता ऐसा योद्धा है जिसे एक विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी। नंबर 2, अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एलेक्सिन और एंड्रोस, जिनका मतलब होता है द प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम नाम की बीमारी थी जिसके कारण उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था और शायद यही कारण था कि सभी लोग उसे भगवान ज्यूस का बेटा मानते थे। नंबर 4, एक ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्च ने अपनी बुक द लाइफ ऑफ नोबल ग्रीस एंड रोमन्स में लिखा है कि अलेक्जेंडर के शरीर से एक बेहद ही सुगंधित महक निकलती थी जिसके कारण हर वक्त उनके कपड़े भी सुगंधित रहते थे। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब अलेक्जेंडर की मौत बेबीलोनिया में हो गई तो सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर उनको कहाँ दफनाया जाए, और सभी के कहने पर अलेक्जेंडर को उन्हीं के द्वारा बसाया गया एक इजिप्शियन शहर अलेक्जेंड्रिया में दफना दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपने वही हिंदी की फेमस कहावत तो सुनी होगी कि जो जीता वही सिकंदर। इसमें भी सिकंदर का मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट से ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।